हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म धैर्य सफलता की आधारशिला। और मैं आपका एजुकेटर एस के पांचाल आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडी। लास्ट क्लास में हमने अपना डायरेक्टिंग चैप्टर फिनिश किया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोलिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सेकंड टर्म का लास्ट चैप्टर है। यानी लास्ट चैप्टर मीन्स फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, यानी बुक के फर्स्ट पार्ट का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम अपनी बुक का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, देखते हैं हम कंट्रोलिंग है क्या। देखो वैसे आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी है, कंट्रोलिंग का हिंदी मीनिंग होता है नियंत्रण। नियंत्रण मीन्स आप एक कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को कि भाई क्या वे काम सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी आपने स्टार्टिंग में जब आपने बिजनेस शुरू किया या आपने काम स्टार्ट किया तो आपने उस टाइम पे एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई एक व्यक्ति को 10 यूनिट बनानी है। तो हम देखते हैं कि क्या 10 यूनिट वो बना रहा है। अगर उसे 10 यूनिट बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। इसी को कहा जाता है बिजनेस लैंग्वेज में विचलन, कि भाई विचलन तो नहीं है। विचलन मीन्स क्या वो काम पूरा नहीं कर पा रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। भाई 10 हमने कही थी, इसने 2 बनाई है, या हमने 10 कही थी, इसने 8 बनाई है। तो जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये टाइप का हमारा विचलन कहलाता है। तो हम देखते हैं कि इस विचलन को हम कैसे दूर करते हैं, कैसे इस विचलन को दूर करना चाहिए, या फिर इस विचलन को दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी जो 10 यूनिट तय की थी, वे 10 यूनिट ही हमने गलत तय की थी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी अगर मैं इस कंट्रोलिंग चैप्टर को एक लाइन में या कहूँ 2 या 3 लाइन में अगर मैं इसे पढ़ाना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा काम सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर काम हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर काम नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड तो गलत नहीं है। यानी जो हमने मापांकन किया है कि भाई किसको इतना काम करना चाहिए, क्या उसने वो काम किया है या नहीं किया है। ठीक है बेटा, तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमें इसके अंदर पढ़ना है। बाकी फर्स्ट मीनिंग हम देखते हैं कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग को सिंपल सा कहा जाता है कि हम देखते हैं कि भाई जो काम आपने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी जो आपने काम सेट किया है उसमें कितना काम आपका हो चुका है, कितना काम बाकी है, काम क्यों नहीं हो रहा है, या काम हो गया है तो कितना हो गया है। तो ये सारी चीजें कंट्रोलिंग के बारे में कही जाती हैं। कहा जाता है कि वास्तव में सेट स्टैंडर्ड्स को और जो एक्चुअल काम हो रहा है, इन दोनों को नजदीक लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कंट्रोलिंग कहलाती है। देखो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग है? कहते हैं मैनेजमेंट के अंदर, इन मैनेजमेंट कंट्रोलिंग मींस दैट इन ऑर्डर टू अचीव, क्या कहता है मैनेजमेंट? कंट्रोलिंग मींस दैट इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें कुशलता पूर्वक पहुंचने की प्रक्रिया, अचीव मतलब पहुंचना, जो आपने तय किया था वहां तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली, कैसे भाई? यानी उसी बजट में जो आपने बजट तय किया था, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक बातों को भी ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है आपने काम तो पूरा कर लिया जैसा सेट किया था, लेकिन खर्चा उसमें आपने बहुत ज्यादा अंधाधुंध कर दिया। The real progress of the work should be assessed from time to time so that the actual progress of the work is in accordance. थोड़ा लेंथी हुआ लेकिन हुआ क्या इसमें? तो वो सिंपल सी बात कहता है, the work should be assessed। भाई आपको जो काम है वो आपको असेस करना चाहिए from time to time, समय समय पर आपको देखते रहना चाहिए कि काम उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। That the actual progress of the work, जिससे हमें वर्क की एक्चुअल प्रोग्रेस पता चल जाए, is in accordance with the expected progress। और ये सारा आपको किसके साथ में देखना है? एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस के साथ में देखना। यानी जो आपने एक ऑब्जेक्टिव तय किया था, आपको यह देखना है कि काम वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट, यानी शॉर्ट में आप क्या कहेंगे? कहते हैं इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स। क्या है? इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स, यानी जो आप काम कर रहे हैं उस काम को लाना किसके पास लाना? क्लोजर टू, लाना किसके पास? टू डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट के पास लाना। यानी जो काम हो रहा है और जो आपका उद्देश्य था उन दोनों को मिलाना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। नेक्स्ट, तो अलग अलग राइटर ने डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है फिलिप कोटलर, क्या कहता है? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग
क्या कहता है, कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टेप लिए जाते हैं, कौन से, ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। यानी जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं और जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट हैं, यानी जो आपने इच्छा रखी थी शुरू में, उन दोनों को एक साथ लाना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। डैन हैनिंग के अनुसार कहता कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग, कहता कंट्रोल एक प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। कह रहा है इस बात की कंफर्मेशन करना कि जो आपने प्लान किया था काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की कंफर्म करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है या कंट्रोल कहलाता है। और कंट्रोलिंग में सब पॉइंट्स भी आ जाते हैं कि कैसे अब वही काम करवाए जाए, जो कमियां हैं उन्हें दूर कर दें। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, तो कहता है देखो मेन फीचर्स, यानी क्या मेन फीचर्स है कंट्रोलिंग के। बेटा देखो आप जानते हैं कि प्रबंधक का फीचर है, तो इनमें बहुत सारे प्रबंधक वाले फीचर ही होने वाले हैं। तो देखो आप जल्दी से, कहता है कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। सबसे पहले कंट्रोलिंग जो है प्रबंधन का एक मौलिक तत्व या मौलिक कार्य है, समझे। यानी हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग के बिना मैनेजमेंट भी संभव नहीं है। कहता देयर आर मैनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कह रहा देखो आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन है, जो पांचों फंक्शन थे। आउट ऑफ ऑल दीज फंक्शंस कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता इन सब के अलावा कंट्रोलिंग एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। ये आपने हर एक में लिखना है, ये लाइन आपने सब में लिखना है कि देखो सारे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऐसा कोई नहीं कि एक को हटा दो आप और दूसरा काम चल जाए, नहीं ऐसा नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कंट्रोलिंग इज एक्सक्लूडेड, कहते अगर कंट्रोलिंग हटा दी जाए ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर रेंडर्ड मीनिंगलेस। तो भी सारे फंक्शन कैसे हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे, समझे। हम कह रहे हैं कंट्रोल हटा दो, यानी नियंत्रण ही हटा दो। सिंपल सी बात है कि अगर आप नियंत्रण ही हटा दोगे तो फिर काम हो ही नहीं पाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि भाई देखो मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन में से कंट्रोलिंग सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल हटा दिया तो फिर बाकी चार फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोग काम ही नहीं करेंगे। या फिर आप ये कहो कि हमने जो काम की, जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा था, अगर हम उसे चेक नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर काम ही क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर देखो परवेसिव फंक्शन, यानी सब जगह होने वाला फंक्शन है ये, समझे। यानी कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है बेटा सब जगह होता है, यानी कंपनी में भी होता है, नॉन कंपनी, यानी आप कहें बिजनेस या नॉन बिजनेस, हर जगह कंट्रोलिंग एप्लीकेबल होती है। आप घर में भी देखते होंगे तो एक घर में एक ऐसा पर्सन आपको जरूरत है तो सबका ध्यान रखता है कि हाँ भाई ये करना, ये नहीं करना, तुम्हें करना, तुम्हें नहीं करना, या तुमने ये काम क्यों नहीं किया था। या तुम्हारे फादर है, तुमसे पूछते हैं हाँ भाई पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था, है पढ़ा था तो कितना पढ़ा था, आप कहते हो 2 घंटे, तो बस 2 ही घंटे पढ़ा, तो कितना पढ़ा। अच्छा चल 2 घंटे में तूने क्या पढ़ा ये बताओ, है ना। तो ये भी क्या है, कंट्रोल का ही तो पार्ट है। लेकिन यहाँ पर हम बिजनेस की बात करेंगे तो हम बिजनेस के लिए हम कहेंगे कि कंट्रोलिंग सभी स्तरों पर की जाती है। और आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के बेसिकली 3 स्तर यानी 3 लेवल है और तीनों में कंट्रोलिंग होती है। कहता है कंट्रोलिंग इज ए परवेसिव फंक्शन, परवेसिव मतलब सब जगह होने वाला, ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कहता सभी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, चाहे वो व्यापारिक हो या वो नॉन व्यापारिक हो। एंड एट ऑल द मैनेजरियल लेवल्स, और सभी मैनेजरियल लेवल पे, यानी सभी संस्थाओं में सभी लेवल्स पर कंट्रोलिंग की जाती है। इट इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच एवरी मैनेजर एट एवरी लेवल एश्योर्स दैट द एक्चुअल प्रोग्रेस इज इन कंफर्मिटी विद द प्लान्स। कह रहा है इस फंक्शन का मतलब यह है कि मैनेजमेंट ये चेक करता है कि भाई जो हमने योजनाएं बनाई थी काम एक्चुअल काम उनके अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, यह भी आप जानते हैं कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंटिन्यूअस एक्टिविटी मतलब लगातार चलने वाली। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने लोगों को देख लिया, एक दिन आपके आकर आपने चेक कर लिया, फिर 6 महीने तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, कंट्रोलिंग हमें समय समय पर करते रहना होता है और बार बार लोगों को समझाना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है कि वे काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कहता है कंट्रोल does not mean any activity which is performed only for once, ये एक बार नहीं की जाती, और is repeated after a long interval, या फिर एक बार करी अब एक लंबे समय तक या लंबे समय के बाद रिपीट की जाएगी, ऐसा नहीं है। बट इट इज नीडेड एट ऑल टाइम, बल्कि ये तो हर समय होनी चाहिए,
समझे? यानी आपने कैमरा लगा दिया और लोगों को देख रहे हैं ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी कंट्रोलिंग का पार्ट है। आप मत सोचो वहां तो कोई आता नहीं है, भाई वहां पे कैमरा लगा हुआ, ये भी एक कंट्रोलिंग का पार्ट है। उसी में देखा जाता है कि क्या लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अंडर कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस हैज टू बी असेस्ड कंटिन्यूअसली। कहते बेटा नियंत्रण के तहत प्रगति का लगातार आकलन करना होता है। यानी आप जो काम कर रहे हैं निरंतर बार बार आप उसे देखते रहते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फीचर देखो, कहता कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कहता कंट्रोलिंग शुरुआत में भी होती है और कंट्रोलिंग अंत में भी होती है। या तो हम कहें कि कोई भी काम कंट्रोलिंग से ही शुरू होता है और कंट्रोलिंग पर ही खत्म हो जाता है। सिंपल सी बात यही होती है, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप काम शुरू करते हैं तब भी आप कंट्रोल रखते हैं, हाँ भाई तुम करो देख रहे हैं, है ना, हाँ भाई ऐसे काम सही हो रहा। और उसके बाद जब काम फिनिश होता तब भी आप देखते हैं हाँ भाई काम सही हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए कंट्रोलिंग बिगिनिंग में भी होती है और कंट्रोलिंग एंडिंग में भी होती है। लास्ट फीचर देखो कंट्रोलिंग का पार्ट, कहता कंट्रोलिंग रिलेटेड टू रिजल्ट्स। ये तो आपने बिल्कुल साफ पढ़ा था, हमने शुरू में डेफिनेशन में ही पढ़ा था। कहता कंट्रोलिंग जो है वो रिजल्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम रिजल्ट से ही तो तुलना करते हैं। भाई जो आपने प्लान किया था रिजल्ट था ना, और रिजल्ट से ही हम तुलना कर रहे हैं कि भाई ये काम हुआ। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंट्रोलिंग कहलाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कंट्रोलिंग है वो डायरेक्टली रिजल्ट से ही लिंक है। कहता कंट्रोलिंग रिलेटेड बिकॉज वी असेस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशन। कहता कंट्रोल इज कंट्रोल रिलेटेड है बिकॉज वी असेस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। क्योंकि यहाँ पर जो हम असेस करते हैं किसके पर? रिजल्ट्स के बिहाफ पे तो आप असेस करते हैं काम हुआ या नहीं हुआ। एंड टेक करेक्टिव एक्शन, और अगर काम नहीं हुआ तो जो सुधारात्मक कार्रवाई हमें करते हैं आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशन। भाई हम देखते हैं भाई जो भी कमी थी, यानी जो भी कमी थी उनके बाद हम अपनी सुधारात्मक कार्रवाई कर देते हैं, यानी सही वाली कार्रवाई कर देते हैं। मैंने बताया था ये फाइंड डेविएशन जब मैं स्टार्टिंग में ही मैंने क्लास स्टार्ट की थी आज की, उसमें मैंने बताया डेविएशन क्या, डेविएशन में जो अंतर है, डिफरेंस है। भाई वो डिफरेंस ज्यादा रहा आपने देखा तो उसमें सुधार कर दिया, भाई ऐसे काम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के फायदे क्या? तो नहीं फायदे हैं कंट्रोलिंग के, कोई अलग बात कोई। यहाँ पर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो पा लेते हैं। यानी भाई सिंपल सी बात है, जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट थे वही तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल थे। यानी जो हमें करना था कंट्रोल से नियंत्रण करके हम वो काम प्राप्त कर लेते हैं, यानी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूरा हो जाता। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, बट ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। कहता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी यहाँ पर ये हमें ये भी पता चल जाता है कि जो आपने स्टैंडर्ड तय किए हैं वे स्टैंडर्ड सही है या नहीं है। भाई आपने कहा कि एक आदमी 100 यूनिट बनाएगा, आपने 10 लोग लगाए, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लगाए, 10 के 10 भी 100 यूनिट नहीं बना पाए। इसका मतलब क्या है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो एक्यूरेट नहीं थे, सही नहीं थे। अगर उनमें से सबने लोगों ने 90 95 90 95 90 या 90 के आसपास यूनिट बनाए, इसका मतलब जो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए था कितना होना चाहिए था? 90 यूनिट्स होना चाहिए था। आपने कितना रख दिया? 100 रख दिया, या आपने 20 ही रखा और सबने 60 70 70 यूनिट बना दी, इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड ही गलत था, है ना। माना आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास में आपसे आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम में आए बेटा 2 का पहाड़ा लिखो, है, या 2 का टेबल लिखो। अब आप क्या कहेंगे? अरे यार किसने एग्जाम बना दे तो बिल्कुल ही बेकार है ना, गलत हो गया। अब माना आप 12th का पेपर दे रहे हैं, उसमें आपका क्वेश्चन आया चलो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। अरे ये तो 11th का टॉपिक था, आप जानते इसका स्टैंडर्ड सही नहीं है। या फिर आगे आपका पार्टनर्स में पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये कहां से? तो सीए का क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे कहां से आ गया? तो इसका मतलब स्टैंडर्ड, यानी जो चीज आपसे पूछी गई है, जो काम आपको करने के लिए दिया गया है वो स्टैंडर्ड सही है या नहीं है, कंट्रोल करने से ये भी पता चल जाता है। इसे ही कहा जाता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है बेटा, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम देख लेते कि मैं सही थे या नहीं थे। नेक्स्ट देखो, कहता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब आप कंट्रोल करते हैं तो जो भी आपके रिसोर्सेज है, स्रोत है, यानी मशीनरी है, पैसा है, ठीक है भाई, मटेरियल है, उसका आप अच्छा उपयोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो ना तो आप अच्छे से मटेरियल को यूज कर पाएंगे, ना लेबर को यूज कर पाएंगे जितना वो काम कर सकती है, समझे ना। क्यों? आप देखते हैं कई बार क्या होता है कि कुछ लेबर तो ऐसी होती है कि भैया मालिक आ गए तो काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं।
अब कैमरा लगा दिया हमने, परमानेंट दिख रहे हैं, मालिक केबिन में बैठ के देख रहा है आपकी कंपनी का ओनर या मैनेजर, है ना, देख रहे हैं आपसे जो भी हालत होती है देख रहे, तो आपको डर रहा, हाँ भाई हमारा काम हो रहा। तो इससे क्या हो गया, आप देखो आपने क्या कर लिया भाई, लेबर का यूज कर लिया अच्छे से। आपने देख लिया कि लेबर जो वेस्ट नहीं कर रही है मटेरियल को। अगर आप उन्हें समय समय पे देखते रहेंगे, समझाते रहेंगे, उन्हें बताते रहेंगे कि हाँ भाई इतना काम तुम्हें करना था, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं, जो भी स्रोत हैं, वो हम अच्छे से यूज कर लेते हैं। कहता कंट्रोलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू यूज ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। लिखा है ना साहब कह रहा ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से यूज कर लिए जाते हैं। अंडर कंट्रोलिंग इट इज इंश्योर्ड दैट नो एम्प्लॉय डेलिबरेटली डिलेज हिज वर्क परफॉर्मेंस। कहता कोई भी कर्मचारी या कोई भी एम्प्लॉय जानबूझकर डिले नहीं करेगा काम को, या आप देख रहे हैं कि कहीं ये जानबूझकर तो देर नहीं कर रहा, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, अपनी इच्छा से तो देर नहीं कर रहा, वैसे ये कहीं बार ऐसे जा रहा है, इधर आ रहा है, उधर। कई बार आप देखते हैं कुछ लोगों को काम नहीं करना था, बस टाइम पास करते हैं, कहते काम करो, कर तो रहे हैं। अब उन्हें बोला आप चलो तो धीरे धीरे चलेंगे, आप कहो चलो चल तो रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो अगर आप कंट्रोल रहेगा तो ऐसे लोग आपसे डरेंगे या काम नहीं कर, या आप उन्हें निकाल देंगे कि भैया नहीं मानने वाले लोग हैं, या तो उन्हें समझाएंगे, यानी जो भी करेक्टिव एक्शन है वो लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हमें पता चल जाएगा कि भाई, यानी कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि हमें यूज कि ये एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी रिसोर्स का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। और देखो बेटा, जैसा हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम उन लोगों को मोटिवेट करते हैं एक तरीके से। मोटिवेट कैसे करते हैं, देखो आपने पढ़ा, देखो मोटिवेशन दो तरीके का है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम किसी ना किसी तरीके से में लोग कंट्रोलिंग की वजह से काम करते हैं। सिंपल सी बात है कि किसी ना किसी भी कारण से, डर से कह लो, पैसे के लालच में कह लो, या फिर ये कह लो तो सर अभी आ जाएंगे, मैं देखेंगे काम नहीं करा, यानी किसी भी कारण से। लेकिन अगर कंट्रोल वहां पर है तो वहां के लोग काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। दूसरी, अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है और उनकी समस्या का तुरंत सॉल्यूशन मिल गया तो ये भी कंट्रोलिंग का पार्ट है, तब भी मैं काम करेंगे, तो इस तरीके से ये भी मोटिवेशन हुआ। समझे, तो मोटिवेशन का सिंपल सा मतलब है, यानी वे लोग किसी ना किसी तरीके से काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, अगर उन पर निरंतर ध्यान रखा जा रहा है। समझे ना, तो इसे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, कहता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि ऑर्डर डिसिप्लिन की एक सुनिश्चितता रहती है, यानी पहले से ही तय कर लेते हैं, ठीक है, कि किसे क्या काम करना, क्या नहीं करना, ये सारा इन्हें यहाँ बैठना है, इन्हें ये काम करना, यानी हमें पता कि कौन किसे ऑर्डर देगा, डिसिप्लिन में रहेंगे, नियंत्रण अगर रहेगा। आप देखते हैं ना, अगर प्रिंसिपल हार्ड है तो सारे लोग डिसिप्लिन में चलते हैं, और माना प्रिंसिपल ही ध्यान नहीं दे रहा तो कैसे होते, बच्चे वहां कैसे ही होते हैं। आप देखते हैं स्कूल में, जिस स्कूल में भाई प्रिंसिपल टीचर थोड़े हार्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहां पर बच्चे ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहते हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं। लेकिन पता है कि भाई वहां पर ना प्रिंसिपल ज्यादा हार्ड स्ट्रिक्ट रखते हैं, पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देते, ऐसे ही टीचर्स है, तो फिर क्या होगा, वहां का नियंत्रण अच्छा नहीं है ना। आप क्या कहेंगे, अरे यहाँ पर प्रिंसिपल का ना कंट्रोल ही बढ़िया नहीं है। अब कंट्रोल नहीं बढ़िया है तो क्या हुआ, अपने आप ही डिसिप्लिन बिगड़ गया। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी कंट्रोल होगा, चाहे अभी हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, लेकिन अगर वहां पर कंट्रोल होगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन ज्यादा होगा। कहता कंट्रोलिंग इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग जो है ऑर्डर और डिसिप्लिन को सुनिश्चित करती है। कहता विद इट्स इंप्लीमेंटेशन ऑल द अंडर अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। कहता जहां पर भी डिसिप्लिन लग जाता है, कहीं जहां पर भी कंट्रोल लग जाता है, वहां पर ये अनडिजायरेबल एक्टिविटी, यानी जो बेकार एक्टिविटीज हैं, जो अनिच्छा है, जो आप नहीं चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। कैसी, जैसे थेफ्ट। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में माल का चोरना, पता लोग जेब में भर के जा रहे हैं, लेकिन एक चौकीदार लगा हुआ देख रहा है, कैमरा लगा हुआ, तो कैसे ले जाएंगे। करप्शन, बेईमानी एक दूसरे से, डिले इन वर्क, काम में देरी करना, ऐसी सारी चीजें हट जाती हैं, अपने आप कम हो जाएंगे। डिले इन वर्क एंड अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड आर चेक। और एक दूसरे का जो असहयोगी रवैया, जो एक दूसरे को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता लग जाएगा भाई तू इसके काम में क्यों दिक्कत कर रहा। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प देंगी। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेटिंग इन एक्शन। और इससे क्या होता है बेटा, जो काम होता है वो एक तरीके से ऑटोमेटिकली हम कहें जो कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट मिलती है।
भाई यानी काम इस तरीके से एक मशीनरी सेटअप हो जाता है कि आप मेरे काम में सहयोग करेंगे, मैं उसका करूंगा, सभी यानी एक दूसरे से एक सहयोग वाला माहौल बन जाता है। जबरदस्ती बन गया अपने आप की। जब हमने कहा भाई तुम्हें, हमने ऑर्डर दिया तुम्हें माल बना के इसे देना, उसे देना, फिर तीसरे को चौथे को देना, तो क्या हुआ, एक तरीके से उनमें एक सहयोग हो गया ना अपने आप ही। तो यही प्रक्रिया है यहाँ पर। कहता कंट्रोलिंग अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली। तो इसने तो कह दिया कि भाई देखो सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोर यानी एक तरह कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन यानी आपस में उनमें संबंध नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन भी कैसा, कोऑपरेटिव वाला कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जबरदस्त सारे जुड़े हुए तो हैं लेकिन एक दूसरे के साथ ना हेल्प करना चाह रहे हैं ना काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कंट्रोलिंग होगी तो सभी लोग एक दूसरे के साथ आराम से काम करेंगे और आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो बेटा एडवांटेज हमने दो चीज पढ़ी, या फिर मैं कहूँ तीन पढ़ी, क्या मीनिंग पढ़ा, फीचर्स पढ़ा, एडवांटेज पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस, यानी नियंत्रण किया कैसे जाता है, नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है। देखो बेटा इसके कुछ स्टेप हैं, ये 5 स्टेप है, 5 के 5 स्टेप। देखो वैसे तो मैंने शॉर्ट में फिनिश कर सकते हैं, आप इन्हें शॉर्ट में ही समझ जाओगे, लेकिन फिर भी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो हमें इन सब की पढ़नी ही है। क्या कहता है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो यही समझेगा कि भाई कंट्रोलिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि एक व्यक्ति इतना काम कर सकता और ऐसा काम कर सकता। यानी जो आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे उसमें आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बातों को ध्यान में रखेंगे। यानी 10 यूनिट बढ़िया बनानी है तो आपने दो बातों को ध्यान रखा, 10 यूनिट को भी और बढ़िया को भी। समझे भाई, यानी यूनिट कैसी बनानी, क्वालिटी का मतलब है कि उसकी कोई गुणवत्ता खराब ना हो जाए। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, भाई आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, इतना काम करेगा, फिर आप देखते हैं कि वास्तव में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है। मेजरमेंट, तुलना करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो हमने परफॉर्मेंस सेट की थी और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई है, उन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। और तुलना करके हम देखते हैं अगर कोई अंतर आया है तो उसका क्या कारण है। समझे भाई, माना आपने कहा था 10 यूनिट बनानी थी, इसने 8 यूनिट बनाई, तो हमने देखा अच्छा भाई यहाँ पे कंपैरिजन करके हमने देखा अच्छा भाई 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे देखते हैं 2 यूनिट का डिफरेंस क्यों है, क्या 2 यूनिट का डिफरेंस जायज है या नहीं है। भाई 10 थी तो पूरी 10 ही बननी चाहिए थी। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड में कमी है या काम करने के तरीके में कमी थी। नेक्स्ट, और भाई जो भी कमी, अगर कोई कमी थी तो हम उसे दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो देखो इसी एक एक करके हमें इसी चीज को बस डिटेल में पढ़ना है। देखो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कहता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड यानी आपको कितना काम करवाना है, इस चीज को आपको सेट कर लेना है। कहता है रेफर्स टू सेटिंग द क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। भाई आपने एक ऐसा क्राइटेरिया सेट कर लिया जिसकी तुलना में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे। भाई आपने कहा जाओ देखा वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए यार क्या काम कर रहे हैं और कितना करना है उन्हें, तभी तो आप उनकी स्पीड जज करेंगे, तभी तो आप उनकी क्वालिटी चेक करेंगे। मानो मैंने कहा आप यहाँ देख रेख करते रहिए, तुम्हें ये पता नहीं देख रेख करनी किस चीज की है। भाई आप एम्प्लॉय लगे हुए हैं लेकिन आपको ये पता नहीं कितना काम करना चाहिए, तो सब हम तय कर देते हैं। स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। स्टैंडर्ड जो सेट किए जाते हैं वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों को ध्यान में रख के किए जाते हैं। और स्टैंडर्ड ऐसे भी होते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़े तो फ्लेक्सिबल हो, चेंजेस किए हो सके। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, तो देखो 2 टाइप के हैं, कहते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स यानी आप ये देखते हैं भाई कितनी यूनिट बन रही है, समझे, यानी कितना काम करना है, 10 यूनिट करनी है, 20 यूनिट करनी है, 30 यूनिट करनी है, ये क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव में आप देखते हैं कि जो यानी जो गुड्स है उसकी कहीं कुछ फीचर्स तो कम नहीं हो जा रहे हैं, जो उसकी क्वालिटी है गुड्स के क्वालिटी तो कम नहीं हो जा रही है, समझे, आप ये देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज की क्लास में मुझे 10 टॉपिक पढ़ाने हैं 1 घंटे के अंदर, क्वालिटी की बात कर रहे हैं भाभी हम,
हमने कहा 10 टॉपिक पढ़ाने, 10 तो क्वांटिटी था, हमने कहा 10 टॉपिक पढ़ाने हैं, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी 10 लाइन आपको बता के लो जो हो गए खत्म। अब आपको समझ में आया या नहीं आया? तो आप कहेंगे अरे यार टीचर की क्वालिटी सही नहीं थी, कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा हमें। यानी मैंने 10 तो पूरा कर दिया, अपने नंबर तो पूरा कर दिया, लेकिन क्या काम सही किया या नहीं किया, ये होती है क्वालिटी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में बेटा आपको डिफरेंस अगर समझ में आए तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि दोनों ही तरीके से देखा जाता है। क्वालिटेटिव मतलब काम कैसा हुआ, अच्छा हुआ या नहीं हुआ। क्वांटिटी मतलब उतना हुआ या नहीं हुआ। क्वांटिटी मतलब एक नंबर से है और क्वालिटी मतलब एक गुण से है। क्वांटिटी मतलब नंबर्स, क्वालिटी मतलब गुण, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से देखते हैं कि भाई नंबर के हिसाब से काम पूरा हुआ या नहीं हुआ और क्वालिटी के हिसाब से काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यानी हम चीजों दोनों ही चीजें हम सेट कर लेते हैं। कहता दे आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। करेंगे में स्टैंडर्ड्स है जो नंबर्स में डिसाइड नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अब देखो जैसे एम्प्लॉय का मोरल है, एम्प्लॉय का मनोबल बढ़ाना है, आप क्या चेक कर सकते हैं कितना बढ़ा दिया? 10 मीटर थर्मामीटर लगा के जैसे बुखार चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये चीजें हैं। क्या तो मेजरिंग दी मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। भाई अब एम्प्लॉय का मोरल कैसे चेक किया जाएगा? क्या तो मेजरिंग दी मोरल ऑफ द एम्प्लॉय इज ए स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटेटिव नेचर। जो एम्प्लॉय का जो नेचर है, जो एम्प्लॉय का जो मोरल है, ये नापना ही क्या है? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। समझे? यानी आपसे, यानी हम सिंपल बात बता रहा हूं, एक मैनेजर से एम्प्लॉय बहुत ज्यादा नाराज है या नहीं है? क्या उसकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? क्या उसकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? अगर आप कहेंगे आज सब ठीक है तो आप कहेंगे मैनेजर बहुत बढ़िया है, लोगों को मिला जुला के काम करवा देता है। यानी मैनेजर्स में क्वालिटी है, समझे। और हमने कहा भाई लोगों की कमी है, 100 लोग लिया होगा, हाँ जी साहब लिया है, यह क्वांटिटी है। लेकिन 100 के 100 2 दिन काम करके भाग गए, इसका मतलब मैनेजर बढ़िया नहीं था, इसके अंडर में कोई काम ही नहीं करना चाहता। तो यह चीज है काम करने का तरीका, ठीक है। यानी तो क्वालिटी है, ठीक है बेटा। बाकी देखो आप इसे सारे को रीड कर लो, इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं लिखा जो आपको इजी से समझ में ना आए। नेक्स्ट देखो बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। कह रहा भाई स्टैंडर्ड्स आप कैसे तय करते हो? देखो 4 चीजें हम ध्यान रखते हैं स्टैंडर्ड्स तय करते समय। क्वांटिटी यानी नंबर्स, भाई कितना, देखो प्रोडक्शन, सेल्स, स्टॉक, ये चीजें। क्वालिटी गुण, काम कैसा है, मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। कहता है मटेरियल फिनिश्ड गुड्स आपका तैयार है। कस्टमर सर्विस एंड एम्प्लॉइज मोरल, भाई कस्टमर सेवा से संतुष्ट है या नहीं है। एम्प्लॉइज का मोरल कैसा है, ये चीजें हम चेक करते हैं। समय, टाइम, क्या टाइम आपने काम करने में कितना टाइम आपको कंज्यूम करना है। कॉस्ट, ठीक है भाई, कॉस्ट यानी आप जो काम करवा रहे हो कितनी लागत में तैयार आप कर देते हैं। ये 4 चीजें हमें देखनी होती है। कौन सी? क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट। ये अलग अलग चीजों पे, यानी अलग अलग मैनेजर को अलग अलग चीजें देखनी होंगी, है ना। जैसे सेल्स मैनेजर है, अच्छा वो तो भी देखेगा अच्छा भाई कितनी क्वांटिटी माल बिकी है। या प्रोडक्शन मैनेजर है, वो तो देखेगा भाई कितनी बनी है। वो 2 चीजें देखेगा, क्वालिटी देखेगा, क्वांटिटी देखेगा। तो वो टाइम कॉस्ट देखेगा कम देखेगा, क्योंकि भाई आप नॉर्मल सी बात है, अगर उसे ये देखना है कि 10 यूनिट बननी है तो टाइम तो वहां पे आ गया, ठीक है। अभी देखो हम यहां पर पढ़ते हैं कि किस यूनिट के लिए कितनी क्वांटिटी, यानी किस चीज को किस एरिया में किस किस चीज के स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं। देखो जैसे अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर है तो क्या क्या देखेगा? क्वालिटी देखेगा सबसे पहले, स्टैंडर्ड फर्स्ट, उसकी क्वालिटी, जो बात बन रही है सही बन रही है। क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी है उतनी बननी है। कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट में बन रही है। स्टैंडर्ड फोर्ड, उसमें क्या देगा? इंडिविजुअल प्रोडक्शन, उसमें ये भी देगा कि 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति कितना कर रहा है। एक 4 यूनिट बना रहा, 2 यूनिट बना रहा, 3 यूनिट बना रहा, कौन देगा? प्रोडक्शन मैनेजर। अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में आप क्या देखेंगे? सेल्स वॉल्यूम, अच्छा माल कितना बिकवा रहे हैं, सेल्स एक्सपेंस कितना खर्चा करके बिकवा रहे हैं, और टारगेट ऑफ सेल्स पर्सन, जो सेल्स पर्सन का टारगेट था क्या वो अपना पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर पर्सनल मैनेजमेंट है तो वो देखेगा क्या, यानी एक तरीके से एचआर हम जिसे कह सकते हैं, जो क्या देखेगा? लेबर रिलेशन। भाई लेबर के रिलेशन तो आपस में नहीं बिगड़ रहे, लोग लड़ भड़ तो नहीं रहे हैं। लेबर टर्नओवर रेट, लोग
संस्था को छोड़ छोड़ के तो नहीं भाग रहे बार बार। एब्सेंटिज्म रेट, ऐसा तो नहीं कि कोई काम ही नहीं करने नहीं आता। डिस्प्यूट रेट, उनके आपस में डिस्प्यूट कितने हैं, अगर ये सब कम है, ये सब अच्छे हैं, यानी डिस्प्यूट नहीं है, एब्सेंटिज्म नहीं है, लेबर टर्नओवर कम है, लेबर टर्नओवर एम्प्लॉय का छोड़कर जाना और आना वो कम है, और लेबर रिलेशन उनके बहुत अच्छे हैं, तो हम कहेंगे पर्सनल मैनेजर बहुत बढ़िया है। यानी अगर आपको पर्सनल मैनेजमेंट का काम देखना, पर्सनल मैनेजर का काम देखना, तो आपको ये 4 चीजें देखनी है। ये उसके स्टैंडर्ड हो गए। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, अब देखो फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आप क्या देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, फ्लो ऑफ कैपिटल देखेंगे, लिक्विडिटी देखेंगे। यानी जैसा एरिया है, जैसा काम है, उसके हिसाब से ही आपके स्टैंडर्ड तय होंगे ना। यहीं पे यही बता रहा है कि देखो भैया अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग एरियाज है, और अलग अलग एरिया में आप क्या क्या स्टैंडर्ड देखोगे। नेक्स्ट, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड। तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जब हम कोई स्टैंडर्ड तय करते हैं। सबसे पहले क्या देखो, स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल। स्टैंडर्ड रीजनेबल होने चाहिए, यानी अगर 100 यूनिट बनती है तो 100 ही यूनिट का टारगेट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बनती 100 यूनिट आपने लिख दी, नहीं भाई जो 500 यूनिट बनाएगा वो ठीक है। स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो काउंट किए जा सके। ऐसे ना कि काउंट ही ना किया जाए, काम का था क्या, बढ़िया किया, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे ने कहा कि इनने बढ़िया किया, कितना कहा, बहुत ही बढ़िया किया। तीसरा, भाई तुमने कैसा काम किया, इसने भी किया, बहुत बढ़िया किया। तो मेजर ही नहीं हो पा रहा, समझे ना। तो मेजरेबल यानी भाई उसे तय किया जा सके, अच्छा खराब, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, कैसे ना कैसे तरीके से काउंटेबल तो हो, ताकि पता चल सके। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। करें स्टैंडर्ड जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सके, ताकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें हमें चेंज करना पड़े तो स्टैंडर्ड्स को चेंज किया जा सके। स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर। स्टैंडर्ड जो है सिंपल और क्लियर होने चाहिए, ठीक है, यानी सरल और स्पष्ट होने चाहिए, ताकि पता चल सके कि हाँ भाई क्या काम निर्धारित किया गया है। पता चले, यही नहीं पता चल रहा कि स्टैंडर्ड हमने काम निर्धारित क्या किया था। कहता डेविएशन टॉलरेंस लिमिटेड शुड आल्सो बी क्लैरिफाइड व्हाइल सेटिंग स्टैंडर्ड। जो डेविएशन टॉलरेंस लिमिटेड है वो भी कैसी होनी चाहिए, क्लैरिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यही नहीं पता चल रहा, अच्छा गड़बड़ आ रही है तो क्या आ रही है, यानी आपको चेंजेस ही समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। कहता मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट आप कैसे करेंगे। सेकंड स्टेप था ना हमारा, फर्स्ट स्टेप, भाई फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, स्टैंडर्ड को सेट करना। सेकंड स्टेप क्या हमारा, मेजरमेंट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस की। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट से मतलब है क्या काम हुआ, जो काम वास्तव में हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसे चेक करना। कहता है एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजरेबल इन an objective and reliable manner and in the same units in which standard are set। ठीक है, यानी अब देखते हैं वास्तव में जो प्रोडक्शन हुई है, जो आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन की है, वो प्रोडक्शन कैसी है, कितनी है, क्या वो उतनी यूनिट की है या नहीं है जितने आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे। कहता मेजरमेंट इज नॉर्मली डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। मेजरमेंट इज नॉर्मली डन, मेजरमेंट क्या होगा आपका तभी पूर्ण मान जाएगा जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बट वेयर एवर पॉसिबल इट शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। समझे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार काम खत्म करके, नहीं नहीं, जहां जहां भी संभव हो वहां वहां पर मेजरमेंट करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब माना आपने 1 महीने के लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे तो 1 महीने के बाद ही आप चेक करेंगे, नहीं नहीं, समय समय पर आप ये देख सकते हैं कि अगर 15 दिन में इतना काम हुआ तो क्या इतना काम हो गया या नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आप सीधा 1 ही महीने बाद जाकर देखेंगे। नेक्स्ट, क्या क्या चीजें देखो इसमें यहाँ पर लिखा था, क्या था किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कहता है फॉलोइंग फैक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड एट मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करें तो आपको इन कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट कहता है फिगर्स रिगार्डिंग वर्क प्रोग्रेस शुड एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटली ट्रू। यानी जो आपको डाटा मिला भाई वो डाटा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने किससे बुलाया, कितनी यूनिट बनाई है 20, ठीक है लिख ली 20, कितनी यूनिट बनाई है 30, लिख ली 30, कितनी 40, लिख ली 40। अरे देखो भाई जो डाटा आ रहा है बिल्कुल सही है, उसने कहा 20 तो देख लो 20 यूनिट है या नहीं है। These figures should continuously prepared
और ये ऐसे डाटा है जो आपको बार बार मतलब लगातार तैयार करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं आपने एक बार लिया और एक हफ्ते के लिए फिर बैठ गए, फिर आप दोबारा आए कि अच्छा पहले हफ्ते में इतना हो गया था तो भैया अच्छा ठीक है वहां इतना ही हो रहा होगा आगे के लिए, तो देखना होता है। द स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस शुड बी द सेम एज वर एडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स। कहता प्रगति को मापने के मानक वही होने चाहिए जो मानकों के निर्धारण के समय अपनाए गए थे। यानी एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि आपकी नापते समय भी वही सोच होनी चाहिए जो आपने स्टैंडर्ड सेट करते समय सोच बनाई थी। ऐसा नहीं कि आपको देख के लग रहा है यार आपने तय किए थे 30, अब आपने 2 लोगों को देखा नहीं यार ये तो 50 मिनट बना सकते हैं, अब मैं तो 50 के हिसाब से तुलना करूंगा। ऐसा नहीं है। जो जो चीजें आपके माइंड में थी, जिन जिन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, तो चेक करते समय भी आपको उन्हीं बातों को ध्यान में रखना होता है। कहता प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम शुड बी क्विक टू पॉइंट आउट डेविएशन। जो मेजरिंग सिस्टम है वो आपका ऐसा होना चाहिए ताकि आप जल्दी से पॉइंट को, डेविएशन को देख सको कि हाँ भाई डेविएशन कितना है नहीं है। यानी एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि आप डेविएशन को भी ध्यान में रखो, यानी ताकि आप उस चीज को ध्यान में रखो। ऐसा ना हो कि आपको यही ना पता चले अच्छा जी इसने 30 बनाई, इसने 40 बनाई, हाँ ठीक है भाई चलो चले गए, पूछ के चले गए, कुछ पता ही नहीं है। नहीं, उसने 40 बनाई, बनानी 50 थी, तो आप तुरंत एकदम नोट पटो अच्छा इसकी 10 कम है, इसकी 10 ज्यादा है, इसकी 5 कम है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। देखो पहले पॉइंट में हमने स्टैंडर्ड सेट किए, ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, तीसरे में हमने पढ़ा था हम कंपैरिजन करेंगे। यानी हम देखेंगे कि जितनी यूनिट बनाई गई है क्या उतनी ही यूनिट बनी है। कहता एट दिस स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स एंड डेविएशन आर फाउंड आउट। कह रहा है इसमें हम देखते हैं, इसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को और सेट स्टैंडर्ड्स को देखते हैं और उसके बीच जो डिफरेंस आता है उसे फाइंड आउट करते हैं। यानी हम देखते हैं कमी कितनी है। डेविएशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। डेविएशन 2 टाइप का हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है और पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है। नेगेटिव डेविएशन मतलब आपने जितनी यूनिट बनानी थी उतनी नहीं बनाई। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जितनी यूनिट बनानी थी आपने उससे ज्यादा बना दी। तो दोनों पे अंतर कुछ भी हो सकता है ना। कहता है इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इट इज इंपॉर्टेंट टू नाउ दैट द कॉजेस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, बट इट इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट टू नाउ अबाउट द कॉजेस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। कह रहा है कंट्रोलिंग के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट टू नाउ द कॉजेस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। आपको नेगेटिव डेविएशन के कारणों को जानना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से पॉजिटिव डेविएशन के कारणों को ना जाने। नहीं भाई, पॉजिटिव डेविएशन के कारणों को भी जाने। क्यों हो सकता है इसका पॉजिटिव डेविएशन बन रहा है, इसका हो सकता है कि आपने स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर दिए। अगर पॉजिटिव सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी यूनिट ज्यादा बनी है, इसका मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे में सही नहीं है। तो आपको जानने दोनों जरूरी है, नेगेटिव डेविएशन भी और पॉजिटिव डेविएशन भी। इसका मतलब हम सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो भाई हम स्टैंडर्ड्स को चेंज करेंगे, और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो हम जो भी कमी है वो सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। तो देखो कहता पॉजिटिव डेविएशन मींस दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन द स्टैंडर्ड वर्क। कहता जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ज्यादा है स्टैंडर्ड से और नेगेटिव में कम है। नेक्स्ट एनालाइजिंग डेविएशन। ठीक है भाई, आपने देख लिया भाई कमाइया ज्यादा आई। अब आप देखेंगे क्या, एनालाइजिंग डेविएशन। अब आप देखेंगे जो डेविएशन है वो क्यों है। यानी उसमें तो आपने ये देखा सिर्फ थर्ड स्टेप में 50 यूनिट बननी थी, इसने 40 बनाई, नेगेटिव डेविएशन। इसने 60 बनाई, पॉजिटिव डेविएशन। अब यहां पर आप डेविएशन का अध्ययन करेंगे अच्छे से। हाँ भाई डेविएशन में क्या कमी आई, ये अंतर क्यों है, क्या ये अंतर मानने लायक है, क्या हम इसे चलो ठीक है भाई अंतर आ जाता है इतना तो हमने ठीक है आगे ऐसी ही बात रखो। नहीं भाई अंतर इतना नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब आपने भाई देखो क्यों आया अंतर, लोगों ने काम सही नहीं किया, लेबर ने काम सही नहीं किया, आपने स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर दिया। तो ये सारी चीजें यानी अब जो डेविएशन है आप उसका क्या करें, विचलन करें। अब विचलन का विश्लेषण करें। डेविएशन आप देख रहे हैं कि अच्छा इसमें क्या बात थी। तो कहता है यहाँ पर देखो, कहता है एट दिस स्टेज डेविएशन आर एनालाइज्ड। अब डेविएशन को एनालाइज किया जा रहा है, डेविएशन का विश्लेषण किया जा रहा है कि अंतर क्यों था। इन द एनालिसिस ऑफ डेविएशन फॉलोइंग थिंग्स आर स्टडी। तो हमें जब डेविएशन का विश्लेषण करते हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना होता है। क्या, इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड।
हम देख रहे हैं कि जो मानक थे यानी जो स्टैंडर्ड्स थे क्या वहां पर पहुंच रहे हैं। इफ यस, यदि हाँ, नथिंग इज नीडेड टू बी डन, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब काम सही था तो भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो जैसा काम था बस आगे करते चले जाओ। दी वर्क विल कंटिन्यू एज यूजुअल, तो काम को वैसे ही रखो, क्योंकि आप तो मानक तक पहुंच रहे हो, आप तो अपने ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर रहे हो। यानी कि देखा जाए ये विचलन नहीं है, लेकिन हमने बता रहे हैं देखो 3 तरीके देख लिया कि क्या आप काम पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप पहुंच रहे हैं यस ठीक है, तो भैया ठीक है, तो आप ऐसे ही काम करते रहो, तो उससे मत छेड़ो, जो है सब सही है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड एंड रिमेनिंग प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपने मेजर हो जाएगी और जो प्रोसेस है उसे चलते रहने दो, ऐसे ही करो, जैसे हुआ था उसे वैसे ही कंप्लीट होने दो, उसमें ज्यादा उसमें अब छेड़खानी मत करो। कॉन्ट्रारी टू दिस, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है यानी अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इफ द स्टैंडर्ड कुड नॉट बी अचीव्ड, यानी अगर ऐसा नहीं है, आप स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विल हैव टू बी फाउंड, तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यानी कुल मिला के हमने कहा कि भाई अगर काम हो रहा है तो भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही चलते रहो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भैया आगे की एक्टिविटी करो। क्या करना है हमें अगर काम नहीं हो रहा तो देखो क्या करेंगे, इज डेविएशन एक्सेप्टेबल, जो अंतर है, हमने कहा जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था वहां पर पहुंच रहे हैं ठीक है, अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं अंतर है। अब अंतर है तो क्या आपका अंतर जायज है, समझे? आपने 10 यूनिट तय करी थी, उसने 9 यूनिट बनाई, 9.5 यूनिट बनाई, यूनिट पूरी होने वाली है, तो आप देखने कोई नहीं यार इतना तो हो जाता, लेकिन उन्होंने 6 ही बनाई, 4 ही बनाई, तो फिर आपको 2 बातें देखनी पड़ेंगी, क्या काम में कमी है या स्टैंडर्ड में, या स्टैंडर्ड ज्यादा डिसाइड कर दिया है। देखो, इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बिलो द स्टैंडर्ड, यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है बट द डेविएशन इज एक्सेप्टेबल, लेकिन डेविएशन एक्सेप्टेबल है, तो फिर इस बात का कोई मीनिंग नहीं रहता, कोई बात नहीं, थोड़े अपनी सुधारात्मक कार्रवाई करें, यानी इतना गंभीर मुद्दा नहीं है, जो थोड़े बहुत आपको करेक्टिव एक्शन लेने हैं लो और अपना काम करो, बाकी यहाँ पर कोई बेसिकली करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। कहते मीनिंग देयरबाय दैट द डेविएशन इज नॉट सो सीरियस दैट इट नीड्स करेक्टिव एक्शन, यानी यहाँ पर जो डेविएशन है फिर सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, आपको करेक्टिव एक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अपना थोड़ा बहुत काम करो, बढ़ जाओ, लेकिन नथिंग इज टू बी डन एंड द वर्क विल गो ऑन एज यूजुअल, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। यानी आपने कहा कि अंतर तो है लेकिन अंतर मानने लायक है, कोई बात नहीं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बता दिया उन्हें कि कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं ले लो, वास्तव में तो लो ही बात, क्योंकि आपने डेविएशन एक्सेप्ट कर लिया ना भाई। आपने कहा 10 यूनिट बनानी थी, 9 ही बनाए, क्या चल कोई बात नहीं यार, 9 तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये बता रहा है कॉन्ट्रारी टू दिस, लेकिन इसके विपरीत, इफ द डेविएशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, अगर आप डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको लग रहा नहीं भाई बहुत ही ज्यादा अंतर आ गया, यानी 10 की 4 यूनिट बनाई, अच्छा, तो अब देखते हैं कि जो अंतर है उसका कारण क्या है। यानी पहले आपने देखा अंतर है या नहीं है, अगर अंतर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर अंतर है तो आप देखेंगे अंतर कितना है, अंतर एक्सेप्टेबल है या नहीं है, अगर एक्सेप्टेबल है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो साहब फिर अगली बात देखो, क्या देखो, ये देखो जी, इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल। अच्छा, अगर अंतर एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या आपके स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है? यानी आपने कहा 10 यूनिट बनानी थी, उसने 6 ही बनाई, अब आप अंतर से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या आप 10 यूनिट से सेटिस्फाई हैं कि एक व्यक्ति को 10 यूनिट बनानी थी, क्या आप इस बात से सेटिस्फाई हैं? ये चेक करो। कहता है इफ द स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेबल व्हिच मींस दैट नथिंग इज रॉन्ग विद इट, यदि स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है तो भैया स्टैंडर्ड में तो कोई कमी नहीं है। द कॉजेस ऑफ डेविएशन विल बी लोकेटेड, तो देखो भैया कमी क्या है उसे ढूंढो, यानी आप अपने स्टैंडर्ड से तो सेटिस्फाई हैं, तो कमी को ढूंढो, दूर करो। आफ्टर दिस करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन एंड द वर्क विल प्रोग्रेस, तो भैया जो भी करेक्टिव एक्शन था उसे लो और काम को आगे बढ़ाओ। कॉन्ट्रेरी टू दिस, लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड ही एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपको कंपेयर करके पता चला, देख के पता चला नहीं यार हमने 10 यूनिट ही ज्यादा निर्धारित कर दी थी, यानी बनाने वाले में कमी नहीं है, बनाने वाले 6 ही बनाते हैं,
आपने यूनिट ही गलत डिसाइड कर देते। कॉन्ट्रारी टू दिस, इसके विपरीत इफ द स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स्ड इज फाउंड टू बी रॉन्ग, यदि हमें ये पाया कि जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया स्टैंडर्ड ही गलत है, आंसर टू नेक्स्ट, तो फिर आप आगे देखो। आगे क्या देखना भाई, स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दो। आपका तो नहीं भाई ठीक है भाई, सबको भाई 10 नहीं बन सकती भाई, 6 ही बनाओ या 7 ही बनाओ।